आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन फॉर मुस्लिम मैरिज। कहने का यह मतलब हुआ कि मुस्लिम मैरिज के लिए ऐसे कौन कौन से शर्त है जिसका पूरा होना आवश्यक है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम मैरिज के लिए जो पहला शर्त है वो यह है कि मुस्लिम मैरिज के संबंध में प्रपोजल होना आवश्यक है, और प्रपोजल को हम लोग उर्दू में कहते हैं इजाब। उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है, और एक्सेप्टेंस को कहते हैं कबूल। दैट मीन्स पहला जो शर्त है वो क्या है, इजाबो कबूल। ठीक है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है मैरिज को लेके। अब देखिए जो प्रपोजल होगा और जो एक्सेप्टेंस होगा इस प्रपोजल का, इससे जो रिलेवेंट जो कंडीशन है वो क्या है। पहला क्या कहता है कंडीशन कि जब भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा मैरिज को लेके, मुस्लिम मैरिज को लेके, तो वह प्रपोजल एक्सेप्टेंस होना चाहिए तो दोनों पार्टी की उपस्थिति में। जो पार्टी टू मैरिज है वो दोनों पार्टी की उपस्थिति में होना आवश्यक है। दैट मीन्स कि अगर मानी ए है और बी है, ये दोनों पार्टी है टू मैरिज, ठीक है, दोनों के बीच में अगर मैरिज हो रहा है, तो अगर मानी ए प्रपोजल देता है बी को मैरिज का और बी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये दोनों प्रपोजल एक्सेप्टेंस जो होगा वो दोनों के उपस्थिति में होना आवश्यक है, या फिर उसके एजेंट के अनुपस्थिति में होना आवश्यक है। एजेंट का तात्पर्य है उसके वकील से। क्लियर। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है प्रपोजल एक्सेप्टेंस को लेके फॉर मुस्लिम मैरिज वो यह है कि ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा वो एक मीटिंग में होना आवश्यक है। दैट मीन्स कि मानिए कि मैरिज का प्रपोजल किसी मीटिंग में और उसका एक्सेप्टेंस किसी और मीटिंग में हुआ तो वो वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस जो होगा एक मीटिंग में होना आवश्यक है। क्लियर। अब जो तीसरा शर्त है वो यह है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को लेकर, वो यह है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बीच में रेसिप्रोसिटी होना आवश्यक है। इस रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब होता है आप ये समझिए। मानिए कि ए ने प्रपोजल दिया बी को मैरिज के लिए, ठीक है, और जो मेहर आवश्यक होता है मुस्लिम मैरिज में, ठीक है, वह तय हुआ ए के अनुसार 2000 रुपया। ठीक है, मतलब ए शादी के लिए मेहर 2000 रुपया निर्धारित करता है, लेकिन बी कहता है ए को कि मैं शादी तभी करूंगी, ठीक है, जब मेहर का रकम 4000 होगा। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बीच में रेसिप्रोसिटी नहीं हुआ, असमंजस जो है वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में एक जो समानता है वो नहीं बन पाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मुस्लिम मैरिज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप रेसिप्रोसिटी का मतलब समझ गए। अब ये जो चौथा शर्त है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को लेकर मुस्लिम मैरिज का, वो क्या कहता है कि जब भी मुस्लिम मैरिज होगा तो विटनेस के उपस्थिति में होगा। यहां दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिए कि एट द टाइम ऑफ मैरिज विटनेस का प्रेजेंस आवश्यक होता है सुन्नी में। ठीक है, जब सुन्नी के मैरिज में विटनेस का उपस्थिति आवश्यक होता है, तो कितने विटनेस का, तो 2 मेल विटनेस का या 1 मेल 2 फीमेल विटनेस का। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे सिया के मैरिज को लेके, तो उसमें एट द टाइम ऑफ मैरिज विटनेस का होना आवश्यक नहीं होता है। क्लियर। और दोस्तों जो शब्द इस्तेमाल हुआ मेहर, दैट मीन्स डोअर, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक होता है मुस्लिम लॉ से, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेहर से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, ठीक है, जैसे कि मेहर किसे कहते हैं, मेहर का फिक्सेशन कैसे होता है, ठीक है, तो ये सभी कितने प्रकार के मेहर होते हैं, ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेहर के टॉपिक पे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या करता है, फ्री विल एंड कंसेंट। अब देखिए जो प्रपोजल हुआ मैरिज का, मुस्लिम मैरिज का, एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को, तो उस प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस होगा वो होना चाहिए फ्री विल के साथ, ठीक है, एंड कंसेंट के, सहमति से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस दबाव में हो। ठीक है, लेकिन यहां पे जो पॉइंट आप नोट कीजिए कि जब हम लोग हनाफी लॉ देखते हैं, हनाफी स्कूल के अनुसार, देखिए मुस्लिम लॉ में बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है, और उन सभी का अपना अपना विचार है। तो हनाफी के अनुसार अगर मुस्लिम मैरिज होता है अंडर कंपल्सन तो वह तब भी माना जाता है वैलिड। ठीक है, लेकिन सिर्फ हनाफी के अनुसार, अन्यथा किस अन्य लॉ के तहत जैसे मलकी, सैफी के अनुसार, अगर मानिए मैरिज के संबंध में जो प्रपोजल हुआ था और उसका एक्सेप्टेंस अगर विदाउट कंसेंट है या कंसेंट कंपल्सन के आधार पर दिया गया है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो यह है
अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस। देखिए अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में क्या कहा गया कि जो मुस्लिम मैरिज होता है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ठीक, क्लियर, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। अब आइए जो नेक्स्ट कंडीशन है फॉर मुस्लिम मैरिज वो क्या है। दूसरा कंडीशन कहता है कॉम्पिटेंट पार्टी। देखिए मुस्लिम मैरिज करने को लेकर पार्टी का जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, किस व्यक्ति को कहेंगे, किस मुस्लिम पर्सन या वुमेन को कहेंगे कि वो योग्य है। देखिए अगर मुस्लिम साउंड माइंड का है, ठीक है, पहला, और अगर उसने प्यूबर्टी की एज को अटेंड कर लिया है, दैट मीन्स उसने प्यूबर्टी की एज को प्राप्त कर लिया है, तो अगर कोई व्यक्ति इस दो कंडीशन को पूरा कर रहा है तो वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है फॉर मुस्लिम मैरिज। तो अब यहाँ पे प्यूबर्टी का क्या तात्पर्य हुआ, हम किस एज को कहेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी। देखिए उस एज को कहा जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जिस एज में व्यक्ति योग्य हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए और बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है, उस एज को कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। लेकिन वो एज क्या होगा यह तय होना आवश्यक, या फिर तय हुआ है तो अकॉर्डिंग टू अलग अलग स्कूल के अनुसार अलग अलग एज तय हुआ। जैसे कि जो जनरली माना गया है एज ऑफ प्यूबर्टी वो माना गया है 15 वर्ष। 15 वर्ष में मुस्लिम एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर लेता है, क्लियर। और ये व्यू किस स्कूल का है, तो यह जो व्यू है ये हनाफी स्कूल का है, ठीक है। हनाफी जो है, हनाफी स्कूल के अनुसार जो हनाफी के जो फाउंडर हैं उनका कहना है कि एज ऑफ प्यूबर्टी एक व्यक्ति कब अटेंड कर लेता है, तो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है इसके अनुसार, और यही जो है माना भी गया है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि अलग अलग स्कूल ने अलग अलग एज को निर्धारित किया है, ठीक है, लेकिन जो जनरली एक्सेप्टेड जो एज है वो यही है, क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि क्या कहता है जो इससे जो प्यूबर्टी से रिलेटेड जो पॉइंट है, क्या कहता है कि फॉर द मुस्लिम मैरिज प्यूबर्टी एंड मेजोरिटी और सेम, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम मैरिज के दृष्टिकोण से जो प्यूबर्टी होता है एज ऑफ प्यूबर्टी और मेजोरिटी सेम माना जाता है। अब यहाँ सेम माना जाता है क्या मतलब हुआ, जब हम लोग हिंदू मैरिज को देखते हैं तो हिंदू मैरिज में हम लोग जब बात किए थे एसेंशियल कंडीशन का, तो उसमें जो लड़का होगा और जो लड़की होगी उसका एज निर्धारित था, ठीक है, लड़का का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष, ठीक है, क्लियर। कहने का मतलब देखिए वहां पे उस हिंदू का शादी नहीं हो सकता जिसका एज 18 से कम है, ठीक है। तो 18 जिस व्यक्ति का एज पूर चुका है उसको हम लोग कहते हैं मेजर, ठीक है, और जिसका एज 18 से कम है उसको हम लोग कहते हैं माइनर। लेकिन मुस्लिम लॉ के अनुसार मुस्लिम मैरिज के लिए एक व्यक्ति मैरिज मेजर कब माना था, जब उसने एज प्यूबर्टी का अटेंड कर लिया, और प्यूबर्टी जनरली एक्सेप्टेड जो एज है क्या है 15 ईयर्स है, क्लियर है। इसलिए प्यूबर्टी और मेजोरिटी मुस्लिम मैरिज के दृष्टिकोण से सेम है, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए प्यूबर्टी को लेके, वो यह है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। आप लोगों ने बार बार सुना होगा इस शब्द को, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर सवाल यह उठ गया कि क्या उस मुस्लिम का शादी हो सकता है जिसने प्यूबर्टी का एज अटेंड नहीं किया है, ठीक है, देखिए क्योंकि यहां तो कह रहा है कि एज ऑफ प्यूबर्टी आवश्यक है, लेकिन ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हैं जब उस व्यक्ति मुस्लिम का शादी हो सकता है जिसने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड नहीं किया है। तो ऐसे कौन से परिस्थिति में, तो ऐसे व्यक्तियों का शादी जिसने प्यूबर्टी का एज अटेंड नहीं किया है वो शादी अगर होगा तो उसके गार्जियन के थ्रू होगा। और मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लैंग्वेज में गार्जियन को हम लोग कहते हैं जब्र, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है जब्र का ये निर्धारित किया गया, इससे पहले फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर, ऐसे जो है इस मैनर में जो जब्र है वो निर्धारित है, ठीक है। तो वो जो है उस व्यक्ति के बिहाफ पे प्रपोजल देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो माने एक का शादी हो जाता है कब, जब इसने प्यूबर्टी का एज अटेंड नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी का एज को अटेंड करेगा तो उस टाइम वो चाहे तो अपने मैरिज को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, या फिर अपने मैरिज को सस्टेन रहने दे सकता है, ठीक है। तो यही जो राइट मिला ऑप्शन जो है प्यूबर्टी का ए को प्राप्त हुआ है कानूनी रूप से, तो किस एक्ट के तहत, तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के तहत, क्लियर। अब आइए जो अंतिम जो शर्त है मुस्लिम मैरिज को लेके वो क्या है, नो लीगल डिसेबिलिटी। देखिए अब नो लीगल डिसेबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या है, 4 सेक्टर में बटा हुआ है नो लीगल डिसेबिलिटी, दैट मीन्स कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लीगल डिसेबिलिटी में जो पहला है वो क्या है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। अब दोस्तों ये जो कैटेगरी है लीगल डिसेबिलिटी का वो क्या है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंतर्गत
कि एक मुस्लिम व्यक्ति किस किस से शादी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में कंजैग्युनिटी का बात करते हैं। तो एक मुस्लिम अपनी माँ से, अपनी दादी से और ऐसे बाकी अन्य रिलेशन है जो कंजैग्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, उससे शादी नहीं कर सकता, जैसे अपनी भतीजी से, अपनी बेटी से, अपनी पोती से, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एफिनिटी का, तो एफिनिटी के ग्राउंड पे एक मुस्लिम मुस्लिम मैन किस किस से शादी नहीं कर सकता है। एक मुस्लिम पुरुष देखिए अपनी वाइफ की माँ से, अपनी वाइफ की दादी से, क्लियर, अपनी वाइफ की बेटी से, अपनी वाइफ की पोती से, ठीक है, और भी अन्य रिलेशन है जिससे शादी नहीं कर सकता है एफिनिटी के केस में। जब हम लोग बात करेंगे फोस्टर एज, तो एक मुस्लिम व्यक्ति दैट मींस मुस्लिम मैन शादी नहीं कर सकता अपनी फोस्टर माँ से और अपने फोस्टर माँ की बेटी से। अब फोस्टर मदर का क्या मतलब होता है आप यह समझ लीजिए। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति का एज जो 2 वर्ष से कम था, किसी मुस्लिम व्यक्ति का उम्र 2 वर्ष से कम था, उस वक्त उसने अगर किसी अन्य महिला का दूध पिया था, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग किया था, और वह महिला उसकी मां नहीं है, तो वह महिला जिसने उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाया था वह उस व्यक्ति की क्या होती है, फोस्टर मदर होती है, और उस व्यक्ति से वो शादी नहीं कर सकता, ना ही उसकी बेटी से शादी कर सकता है। क्लियर? तो ये हो गया फोस्टरेज के केस में, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन को वायलेट करके शादी करता है मुस्लिम, तो वो मैरिज वॉइड माना जाता है, ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट जो लीगल डिसेबिलिटी वो यह है रिलेटिव इनकैपेसिटी। अब देखिए इस केस में एक मुस्लिम किस किस से शादी नहीं कर सकता है। तो इस केस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, अनलॉफुल कंजंक्शन का। अब अनलॉफुल कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये समझिए कि एक मुस्लिम अपने वाइफ की बहन से शादी नहीं कर सकता है। क्लियर? अब ये नेक्स्ट क्या है, पॉलीगेमी या मैरिंग फिफ्थ वाइफ। देखिए एक मुस्लिम एक समय में 4 शादी कर सकता है। मैंने क्या रिपीट किया, एक मुस्लिम एक समय में 4 शादी कर सकता है। दैट मीन्स कि एक समय उसके जो वाइफ होगी वो 4 ही हो सकती है। अगर वो 5वीं शादी करता है तो ऐसा मानता है कि वो मैरिज इरेगुलर है, ठीक है, जिसको कि क्या हो सकता है, रेगुलर किया जा सकता है, वैलिड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे मैरिज को इनवैलिड कहा जाता है, ठीक है। अब आइए एब्सेंस ऑफ विटनेस। अगर मानिए मुस्लिम मैरिज हुआ विटनेस की अनुपस्थिति में, तो वो भी क्या माना जाता है, इनवैलिड मैरिज माना जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे मुस्लिम मैरिज के प्रकार की, तो मुस्लिम मैरिज को वैलिडिटी के ग्राउंड पे 3 भागों में बांटा गया, वैलिड मैरिज, इनवैलिड मैरिज और वॉइड मैरिज, ठीक है। तो ऐसे मैरिज अगर इस कंडीशंस को वॉइड करके होता है तो मैरिज माना जाता है इनवैलिड, ठीक है। जो नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ रिलीजन का। एक मुस्लिम अगर गैर मुस्लिम से शादी करता है तो वो क्या माना जाता है, एक लीगल डिसेबिलिटी है, और वो मैरिज इनवैलिड होता है, नहीं कर सकता है, करता है तो मैरिज इनवैलिड होता है। अब देखिए उस महिला से शादी नहीं कर सकता है जो इद्दत से गुजर रही है। ये इद्दत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इद्दत को समझने के लिए एक अलग से लेक्चर देना होगा, और हम लोग इस पॉइंट पे भी अलग से एक डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग से लेक्चर में, ठीक है। तो आप इतना ही समझिए आज के इस लेक्चर में कि एक मुस्लिम उस महिला से शादी नहीं कर सकता जो इद्दत से गुजर रही है। क्लियर? अगर करता है तो मैरिज इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब आइए जो तीसरा जो लीगल डिसेबिलिटी वो क्या है, प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी। अब देखिए इस केस में क्या होता है कि एक मुस्लिम महिला एक से अधिक शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर करती है तो क्या होगा, तो अगर करती है तो उस पर बाइगेमी का केस हो जाएगा, ठीक है, उसको 494 के तहत इंडियन पैनल कोड का सजा होगा। लेकिन अगर मुस्लिम पुरुष शादी करता है 4, ठीक है, तो उसको कोई केस नहीं, उस पर कोई केस नहीं बनता, ठीक है। क्लियर? तो पॉलीएंड्री समझ गए। एक मुस्लिम महिला गैर मुस्लिम शादी नहीं कर सकती है। क्लियर? अब ये जो अंतिम लीगल डिसेबिलिटी है वो क्या है कि एक मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम पुरुष जो है उस महिला से शादी नहीं कर सकता है जो प्रेग्नेंट है किसी दूसरे व्यक्ति से। क्लियर? जो दूसरा ग्राउंड है डायरेक्टर इनकैपेसिटी में कि मुस्लिम जो है उस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो बीमार है, ठीक है। क्लियर? जो नेक्स्ट है वो क्या है कि मुस्लिम जब वो तीर्थ पे होगा तो वो शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो अंतिम है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स। ये बहुत ही चर्चा में बना रहने वाला टर्म है, प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे भी शादी नहीं हो सकता है। अब क्या है प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स, आप ये समझ लीजिए। अगर एक मुस्लिम ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो अब अपनी वाइफ से ही वो शादी करना चाहता है जिसको उसने तलाक दिया है, तो होगा क्या, उस वाइफ से वो शादी नहीं कर सकता है। किस ग्राउंड पे, तो प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स के ग्राउंड पे। क्लियर?
अब देखिए, अगर उससे शादी करना है उसी वाइफ से जिसको उसने तलाक दिया है, तो पहले उस वाइफ को, मतलब उस वुमेन को किसी दूसरे मेल से, मुस्लिम मेल से शादी करना होगा, उसके साथ कंजुमेट करना होगा, उसको तलाक देने के बाद ही वो फिर से अपने हस्बैंड के साथ शादी कर पाएगी। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आज इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में यह समझ में आता है कि मुस्लिम मैरिज करने के लिए हमें 3 कंडीशन को पूरा करना आवश्यक है। एक, पहला प्रपोजल एक्सेप्टेंस, दूसरा कॉम्पिटेंट पार्टी, और तीसरा कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अब तक आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।